पॉलिसी जिसमें गढ़ी जाती है इंग्लिस्तान की, पॉलिसी जिसमें गढ़ी जाती थी इंग्लिस्तान की, राजधानी है वो आज आजाद हिंदुस्तान की। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। काशी कला कस्तूरी की पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर शबनम, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, बधाई देती हूँ सभी देशवासियों को, अहले वतन को। पूरा मुल्क अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है और हम सब अमृत महोत्सव के रूप में वर्ष भर अपने आजादी का जश्न मनाएंगे। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन शहीदाने वतन को, भारत माँ के उन सपूतों को नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनको खराज अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने अपनी कीमती जानें देकर हमें दुनिया के देशों के बीच आज आजाद कहलाने का हक दिया। यकीनन भारत माँ के वो लाल, वो हमारे शहीदाने वतन, भारत माँ के वो वीर सपूतों ने भारत माँ को आजाद कराने के लिए, हमको एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए, और उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई, बच्चों को लावारिस किया, माताओं की गोदों को खाली किया, पत्नियों को बेवा किया और खुशहाली के लिए वो बर्बादी के तूफानों से गुजरे। तब कहीं जाकर आज हम सबको ये दिन देखना नसीब हुआ। आज एक बार फिर मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा आज का जो हमारा कार्यक्रम है, उन विद्यार्थियों से बातचीत पर आधारित हमारा ये आज का कार्यक्रम है, जो भारत के भविष्य है, भारत के, हमारे हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल हैं और भावी कर्णधार हैं। तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार समर रेसा हो रहे हैं। तो ये हमारे भारत के भविष्य हैं, भारत के भावी कर्णधार हैं, जिनके ऊपर हमारे मुल्क की, हमारे देश की जिम्मेदारी होगी। तो आइए हम बातचीत करते हैं इनसे और देखते हैं कि इनकी नजर से हम भारत को देखते हैं, हिंदुस्तान को देखते हैं और किस तरह से वो भारत को 2050 में कहाँ तक देखना चाहते हैं, किस जगह देखना चाहते हैं, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अमन शांति में, मेडिकल साइंस में, हर एतबार से वो कहाँ पर भारत को ले जाना चाहते हैं। एज अ सिविलियन, जो एक नागरिक की हैसियत से वो किस तरह से देख रहे हैं अपने को, मुल्क के हर नागरिक को। आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि ये हमारे भारत के भविष्य है। तो हम आप तीनों का अभी समर रजा जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो अभी हम हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे। तो स्वप्निल, निवेदिता, आप दोनों अभी अभी 12th पास करके अब शायद वो ये लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। आप सबका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, खुशामदीद है। समर 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 तो अभी आए नहीं है, तब से मैं स्वप्निल की तरफ बढ़ती हूँ। स्वप्निल, किस तरह से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को और कहां तक देखना चाहते हैं? 2050 का भारत, कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? और एज अ युवा, क्योंकि आप देश के भविष्य में, अभी भी आपने 12th पास किया है, और किस तरह से अपने को कहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, भारत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, किस तरह का आपका सोचना है इस पर? मैम, सबसे पहले आज की शाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग
हम लोगों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको हम सबकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर मैम आपको और काशी कला कस्तूरी की पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने समय-समय पर हम जैसे युवाओं की बात को उठाने का प्रयास किया है और हम लोगों की बात को उठा करके ऐसे प्रबुद्धजनों के सामने रखने की कोशिश की है कि जिन जिन तक हमारी बातें पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। आप लोगों ने जो ये कार्य किया है और आप लोग निरंतर करते रहे हैं पश्चात में भी, और आशा है आप लोग हमेशा करते रहेंगे। आप लोगों का कार्य भी बहुत सराहनीय है और मैं ज़ाती तौर पर भी मैं आपको एक बार बधाई देता हूँ अपने स्वतंत्रता दिवस की। और अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया मैम कि हम लोग हम खासकर मुझसे ये सवाल किया गया कि मैं 2050 में भारत को किस मकाम पे और भारत की टेक्नोलॉजी को किस पहले मकाम पे देखना पसंद करूंगा, या कि मेरी जो कल्पनाएं हैं वो कहाँ तक देख पाती हैं। तो अभी अगर देखा जाए जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमने बहुत तरक्की की है और इस दौर में भी हमारी ये गिनती देश के, पूरी दुनिया के कम से कम 10 सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी शामिल मुल्कों में होती है। ऐसे मुल्कों में होती है जिनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी है और हमारे पास वो काबिलियत है भी कि आगे भी हम इस फहरिस्त में और ऊंचे उठ सकें। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बात आज मैं सवेरे सुनकर आया हूँ मैम, आपसे साझा कर रहा हूँ कि अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे हिंदुस्तान पर और हमारे हिंदुस्तान के युवाओं पर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फर्श से शुरुआत करके अर्श तक पहुंचने में यकीन करते हैं। तो मेरा मानना है कि 2050 तक हम हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज लेंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम कवर आउट कर लेंगे। धन्यवाद। हम बहुत सी चीजें कनेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है, कनेक्टिविटी की और नेटवर्क की। तो मुझे बैग जाके फिर आना पड़ा। और समर रसा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। अ, निवेदिता, अभी मैंने शायद कुछ बोला था, मेरी आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, मैं फिर बैक हुई और फिर दोबारा फिर मैं ऑन स्टेज हो पाई। निवेदिता, आपने पैंडेमिक में जिस तरह से आपने बहुत काम किया है, बहुत से संस्थाओं से आप जुड़ी हैं। आप बहुत छोटी हैं अभी, मात्र 17 ईयर्स आपने पूरे किए हैं और अभी 12 पास हुआ है आपका। तो इतनी छोटी उम्र में जिस तरह से देश के लिए जज्बा है आपका, उस जज्बे को लेकर आप युवाओं से, जो हिंदुस्तान के हमारे युवा हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं? और आगे के का आपका प्लान क्या है? आप देश को किस तरह से देखना चाहती हैं कि हमारे युवा, जिस तरह से आप संस्थाओं से जुड़कर आप काम कर रही हैं, पैंडेमिक में आपने बहुत काम किए हैं, लोगों के घरों तक, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे बाढ़ में खाना पहुंचाने की बात हो, या और भी तरह की चीजें हों, आप काफी कुछ कर रही हैं। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं होंगे, एक अच्छे इंसान नहीं होंगे, तब तक देश और दुनिया की तरक्की बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो किस तरह का आपका सोचना है निवेदिता?
निवेदिता, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अगर मुझे आप सुन पाई हैं। निवेदिता, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। निवेदिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन कर लीजिए। निवेदिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। अगर मेरी बात आप सुन सकी हो तो आप कुछ बोलिए, और अगर अभी दिक्कत हो रही है मैम तो मैं अभी फिर तक तो स्वप्निल की मुझे तरफ जाती हूँ। अच्छा, जी अभी तक आवाज नहीं आ रही थी मैम। आपने प्रश्न क्या पूछा, आप बताइए, मैं उसका उत्तर देने का जरूर कोशिश मैं ये करूंगी। कह रही हूँ कि जिस तरह से पैंडेमिक में आपने काम किया, जिस तरह से बहुत सी संस्थाओं से जुड़कर, आप छोटी सी आपकी उम्र है, अभी 17 ईयर्स आपके पूरे हुए हैं और 12 पास हुई हैं, ऐसी उम्र में जो आपका देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो आपका सोचना है, जिस तरह से आपके वर्क हैं, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं, भारत के युवाओं को, और भारत को इसमें कितना आगे देखना चाहती हैं? क्या हर नागरिक, हर बच्चा इस तरह से अपने देश और समाज के लिए, अपने घरों के लिए, अपने परिवार के लिए जो करता है, किस तरह से आप इसको सोचती हैं कि हमारे युवाओं को इसमें किस तरह आगे आना चाहिए? मैम सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैम बात रही, जब हम बात करते हैं कि हमें भविष्य की बात करनी है या युवा पीढ़ी की बात करनी है, जैसा हम जानते हैं हमारा भारत, हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। और जब हमसे मुझे एज़ ए पर्सन, एज़ ए मतलब एक व्यक्ति से पूछा जाएगा, आप जब सोचती हैं कि आपको मानवता के लिए खड़ा, मतलब आपको सेवा करनी है, तो आप मतलब किस हिसाब से खड़ी होंगी? तो मैम मेरे हिसाब से मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको, और कभी भी जब हम सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, किसी का भला चाह रहे होते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, इनका करना है, मतलब विशेष जाति, विशेष धर्म या विशेष हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, घर है मेरा, मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, नहीं। हमें सबको करना है। क्यों? क्योंकि वो आत्मसंतुष्टि का भाव जो होता है, और हम ही नेतृत्व कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को बना रहे हैं। आज हम करेंगे, हमारे साथ हमसे आगे की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सीखेंगी, वो खड़ी होंगी। अगर हम उनमें ये भेदभाव डालेंगे तो आगे चल के हो सकता है ये भेदभाव और कठोरता की तरफ जाए, जिससे कि मानवता को खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले एक मानव के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमें इंसान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैम उससे बड़ी बात कि मैं बहुत से संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ इस समय, और उनसे मतलब उनके तहत लोगों को मदद पहुंचा रही हूँ। उनमें से एक बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपको, काशी कला कस्तूरी का, जिसने हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लोगों की मदद करने के लिए। और आपने समय-समय पे हमारा सही नेतृत्व किया है। और फिर उसके बाद मैम आता है, जब हमें हमारे बड़े सिखाते हैं तो कभी ये नहीं सिखाया, हमारे गुरुजन हो, हमारे घर परिवार हो, वो भावना हमें समाज में कुछ तत्व होते हैं जिनको देख के तत्वों के साथ रहने से, या फिर कहते हैं ना बुरे के साथ रहो बुरा, अच्छे के साथ रहो अच्छा, उन चीजों को देख के हमें पता चलता है कि हाँ क्या चल रहा है, और उसके वजह से हमारे मन में वो विचार आते हैं। नहीं तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें कभी नहीं सिखाते हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप इनका मदद करो, इनका मदद नहीं करो। तो वो चीज हमें आगे बढ़ानी है। हमें अपनी तरफ से कम अगर हम कुछ माफी चाहूंगी, कुछ अधिक अगर जोड़ के नहीं दे सकते, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि उसमें कट्टरता और कठोरता या फिर निशंकता जोड़ के हमको आगे बढ़ाएं। इसीलिए मैं एज ए पर्सन देखूंगी कि हमें मानवता को पहला स्थान देना चाहिए लोगों के लिए, और अपने आने वाली भावी पीढ़ियों में भी यही चीज उन्हें मतलब समझानी चाहिए कि हाँ आप मानवता और सबसे पहले उसको मतलब रखिए, ऊपर रखिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही निवेदिता, कि हमको मानवता को ऊपर रखना है, और भारत तो इंसानियत का पैगाम देता है, भारत तो मानवता का पैगाम देता है। तो इसलिए ये इंसानियत,
ये मानवता हिंदुस्तान के बच्चों बच्चों में होना चाहिए कि जो रोशनी पहुंचा ना सके सबके घरों तक, जो रोशनी पहुंचा ना सके सबके घरों तक, उस जश्न को हम जश्न चिरागा नहीं कहते, उस जश्न को हम जश्न चिरागा नहीं कहते। तो हकीकत है कि हमारी खुशी, हमारी चीजें वो सिर्फ हम मेरे तक ही नहीं है, जब तक हमारा पड़ोसी, हमारा समाज और लोग, देश दुनिया के लोग उससे लाभान्वित नहीं होंगे, हमारी मानवता से दूसरे को अगर जब तक फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक हम इंसान नहीं हैं। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। स्वप्निल, मैं इसी तरह के एक और सवाल पर आपके तरफ आती हूँ कि किस तरह से आज पूरी दुनिया जो नफरतों का शिकार हो रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नफरतों का जाल बिछा हुआ है और वहां अमन शांति बिल्कुल खत्म सी होती नजर आ रही है। तो एक भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से आप भावी कर्णधार हैं, आपके शाने पर, आपके कंधों पर देश का भविष्य है। किस तरह से इस नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों का पैगाम आप किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे, और अभी इस उम्र में भी आप किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या करना चाहेंगे? मैम, आपका ये जो सवाल है, ये आजकल के जो परिदृश्य हैं, अगर इनको ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। और मैं देख रहा हूँ कि ये सवाल हाँ, मैं कह रहा था मैम कि आपका जो सवाल है, आजकल की जो परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र देखते हुए ये सवाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ तक नफ़रतों की बात है, तो मैम नफ़रतों को कभी नफ़रतों से नहीं काटा जा सकता, ये बिल्कुल खरी बात है। नफ़रतों को नफ़रतों से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। ठीक वैसे जैसे कीचड़ को कीचड़ से नहीं बल्कि साफ पानी से धोया जाता है। तो अगर एक युवा के तौर पर हमें नफ़रतों को मिटाना है, तो हमें सबसे पहले तो एक खुली सोच का आवरण करना होगा। हमें अपने समाज से कुछ चीज़ों को हटाना होगा जो कि सामाजिक समरसता को नहीं आने देती, जो कि कहीं न कहीं कट्टरता का बीज बो ही देती। उन चीज़ों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, खासकर युवा होने के तौर पर हमें और जागरूक होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में अब सिर्फ पहली वाली पीढ़ी से ज़्यादा जानकारियाँ हों, लेकिन वो जानकारियाँ सच हों। हम अपने जहनों में झूठ भरकर या अपने जहनों में नफरत भरकर अपने समाज को एक साथ नहीं ला सकते, और जब तक अपने समाज को एक साथ नहीं ला सकते, हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो सीधी बात है, अगर हमें समाज को आगे ले जाना है और समाज को एक साथ करना है, तो सबसे पहले युवाओं को इस बात की ओर देखना पड़ेगा कि वो क्या मानते हैं, वो क्या सोचते हैं। उनको अपनी सोच पर अच्छा काबू होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत, और अगर सही है तो किसके लिए, क्या सिर्फ उनके लिए, या उनके मस्तिष्क से निकलकर पूरे समाज के लिए वो चीज़ अच्छी है या नहीं। तो सबसे बेसिक चीज़ मैं जिस चीज़ का मैं अभाव देखता हूँ वो ये है कि युवाओं में अच्छी सोच उसका होना, एक स्वस्थ सोच, एक अच्छी सोच जो कि हमारे समाज को बेनिफिट करे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ युवाओं के अंदर ये सोच नहीं होती, वहाँ वहाँ हमारे युवा भटकते दिखते हैं। बिल्कुल सही है कि हमारे पास एक अच्छी सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी सोच नहीं होगी तो नफरतें होंगी, अमन शांति की कमी होगी। आज दुनिया जंगों से जूझ रही है, चाहे वो दूसरे मुल्क हों या किसी भी मुल्क की सरहदें आपस में जंगों से जूझ रही है। समर रजा,
आप आ गए हैं, और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरह से पूरी दुनिया जंगों से जूझ रही है, सरहदों पर जहां देखिए वहां जंगें हो रही हैं, कोई तो माँ का सपूत शहीद तो हो ही रहा है, वो चाहे किसी भी देश का हो। तो इस तरह की चीजें, वेपन, एक से जो वेपन बन रहे हैं, वो इंसानियत को खत्म करने के लिए बन रहे हैं, वो इंसान को खत्म करने के लिए बन रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से पूरे मुल्कों का, आप एक युवा हैं, और युवा की नजर से किस तरह आप देखते हैं कि इसके लिए करना क्या चाहिए, सारे मुल्कों को इस पर किस तरह पाबंदी लगानी चाहिए, और किस तरह से ये नफरतें खत्म हो, ये जंगें खत्म हो, अमन शांति आए। जी मैम, पहले तो मैम आप सभी को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। और मैं जो है आपके मंच को भी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने का। एक मैम बहुत ही पुराने बोल थे गाने के, शायद काफ़ी पुराने हैं, पर हमने सुना है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि बच्चों दिखाओ चल के इंसाफ की डगर पे, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो निश्चित तौर पर आपने अगर हमें यहाँ पर बुलाया है तो हम निश्चित तौर पर जो 130 करोड़ ये जो हमारे भारत की जनता है, उसका भविष्य हम युवा के ही हाथों में है। तो कहीं ना कहीं हम युवा की जो आवाज़ है, हमारी जो धड़कनें हैं, वो हमारे देश के लिए धड़कती, वो बहुत मायने रखती है मैम। जहां तक मैम बात आप कर रही थी कि ये जो वेपन्स बन रहे हैं देश में, वो जो चीज़ें हो रही हैं, देखा जाए तो मैम अगर सारे देश मिलकर इस पर काम करें तो कहीं ना कहीं इसका हम हल तभी ढूंढ सकते हैं अगर सारे देश मिल बैठकर इस पर काम करें। गांधी जी ने एक चीज़ बहुत सही कही थी मैम कि कभी भी हिंसा का हल हिंसा से नहीं हो सकता। अगर हमें हिंसा का हल चाहिए तो वह अहिंसा से ही मिलेगा। तो अगर हमें इस हिंसा को खत्म करना है तो उसके लिए हमें अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर अब हम अफगानिस्तान की स्थिति देखें, अफगानिस्तान में देखिए हर रोज युद्ध हो रहे हैं, वहां पर देखिए पूरा आम जनता मारी जा रही है। यूनिसेफ के हिसाब से अब तक सैकड़ों बच्चे मारे जा चुके हैं, आम माएँ अपने बच्चों को खोती जा रही हैं। तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया और सारे देश मूक दर्शक बने हुए हैं, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक आतंकवादी संगठन चढ़ाई कर रहा है, वो अगर नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि इंदौरी साहब की शायरी देखिए यहीं पर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज अफगानिस्तान में हुआ है कल को हमारे यहाँ नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो एक आतंकवादी संगठन है, वो अगर आज अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि कल को वो आपके देश पर भी हमला करेगा, और तब आपके पास बोलने को कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आज जब आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो कल को आपको बचाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि देश में जितने भी देश हैं वहां पर अमन शांति चैन कायम रहे, तो उसके लिए सबको इस पर मिलकर काम करना होगा। सबको मिलकर चाहिए होगा कि बैठकर वार्ता करें, बैठकर इस चीज को समझें। क्योंकि अगर सब साथ नहीं देंगे तो ये दुनिया तबाह होते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसा कि आज परमाणु हथियार वो हो चुका है, जिसका एग्जाम्पल आज से 60 साल पहले ही मैडम जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ वो हमने देख लिया था कि किस प्रकार से मनुष्य की छोटी सी गलती जो है किस प्रकार से मनुष्य जाति को सर्वनाश करने की क्षमता रखती है। उत्तर कोरिया और इधर के आप देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार से तानाशाह वो कर रहा है। सारे देश इस समय न्यूक्लियर बम से हम लैस हैं। आतंकवादी जो है उन तक भी काफी बड़े हथियार आ चुके हैं। तो अगर हम इस सुख शांति से बैठकर इस चीज का विचार विमर्श करके अहिंसा नहीं अपनाते और न्यूक्लियर वेपन्स और इन सब में कमी नहीं करते, तो चंद पल लगेंगे पूरी मानव जाति को सब कुछ को सर्वनाश होते हुए। तो इसका हल तभी मिल सकता है अगर हम सब बैठकर बात करें। हम युवा हैं, हमें इस चीज को समझना है कि गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की थी उसे हमें अपने अंदर लेकर चलना है। हमें ये अपना ध्येय बनाकर चलना है कि कल को हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कल को हम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो हमारा ध्येय अहिंसा ही होना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान का हमेशा से रहा है इस समय भी और हमेशा रहेगा। धन्यवाद मैम। समर, इस मामले में हिंदुस्तान का क्या कदम होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का भी अपना एक ठोस कदम होना चाहिए इस चीज को, जो आपने कहा कि पूरे देश मिलकर इस तरह करे, तो कोई ना कोई को तो पहल करना होगा। और हमारा मुल्क तो हमेशा से अमन और शांति की बात किया है और अहिंसा की बात करता है। तो किस तरह से हमारे मुल्क को इसमें पहल करना चाहिए ताकि सभी मुल्क में मोहब्बतें पैदा हो? मैम अभी ये कुछ समय 1-2 दिन पहले की बात है कि तालिबान की तरफ से ये बोला गया है भारत को कि अगर आपने हमारे मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। उन्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान जो है धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो कि 2000 सालों से चला आया, यूनान रोम में सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो हम उनकी धमकियों और गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। और भारत एक ऐसा मुल्क है
जिसका हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरी धरती जो है वो मेरा परिवार है, ये पूरी धरती जो है वो मेरा ही परिवार है, मेरे ही लोग हैं। तो अगर अफगानिस्तान में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो निश्चित तौर पर भारत का एक कदम होगा, भारत अपनी तरफ से पूरी मदद वहां पर पहुंचाएगा। इस चीज के लिए आप देखेंगे भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन मुद्दा रहा हो, फिलिस्तीन के मुद्दे को भी लेकर भी अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है तो वो भारत ही था। आज से नहीं, सन 1947 से जब से हम आजाद हुए, नेहरू जी के समय से ही हमने हमेशा फिलिस्तीन की आवाज उठाई। यानी दबे, शोषित, वंचित हर तबके के लिए अगर कोई देश हमेशा आगे खड़ा रहा है तो वो हमारा हिंदुस्तान आगे खड़ा रहा है। तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए भारत को चाहिए कि जो भी देश हमारे हैं आपस में बैठकर सुलह समझौता, एक मीडिएटर के रूप में भारत को लीडर के रूप में सामने आना चाहिए कि यूएन को लेकर और जो सारे देश उन्हें बैठकर बातचीत करें कि ऐसा है, हम सबको मिलकर इस आतंकवादी संगठन को हटाना होगा, हमारे अफगानिस्तान के देश को मदद करनी होगी, क्योंकि वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक टेररिस्ट ग्रुप हटा रहा है। तो ये पूरे देश के लिए, जितने भी पूरा हमारे जो पूरी धरती है, और साथ ही यूएन के लिए, यूएन चार्टर जो बना था वहां पर ये था कि यूएन इसके लिए काम करेगा कि किसी भी देश में तानाशाही या वो अगर बहुत ज्यादा होगी तो उस पर यूएन मदद करेगा। वहां पर इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया जा रहा है, वहां पर बच्चों पर इतना जुल्म हो रहा है, औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है, इसके बावजूद अगर वहां पर यूएन शांत है तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। ये यूएन चार्टर जो बना था, यूएन का जो ध्येय था, जो मकसद था बनाने का, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये तो आयरनी हो गई। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो इसके लिए आवाज उठाए यूएन में, और सारे देशों का सपोर्ट लेकर वो वहां पर सेना भेजे या जो भी करे, उचित कदम उठाए ताकि वहां से तालिबान को हटाया जा सके और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसकी वापस से स्थापना की जा सके। समर, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। देखिए, मुझसे कहा जा रहा है कि समर का परिचय नहीं दिया, तो समर रजा सीएचएस बॉयज के एक्स स्टूडेंट हैं। इस वक्त डीयू से आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के छात्र हैं। क्योंकि समर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे, इसलिए मैं समर का परिचय नहीं दे पा रही थी। और सही बात है, यूएन का जो काम होना चाहिए, यूएन का अपना जो है कि आपको ये करना है, उसमें यूएन पूरी तरह फेल अगर नजर आ रहा है तो यकीनन ये बहुत ही शर्म की बात है। और कहते हैं ना कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो इस तरह की जरूरत है कि अब इंसान को इंसान बनाने की जरूरत है, उनमें इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। जैसे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। निवेदिता, आप एज अ सिविलियन किस तरह से, एक नागरिक की एक जिम्मेदारी होती है, किसी भी देश के नागरिक की, और हमारी भी अपने देश के नागरिक होने की वजह से, एक सिविलियन होने की वजह से हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि किस तरह से हमारी ये जिम्मेदारी जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको गौर करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि एक नागरिक की ये भी जिम्मेदारी होती है कि ऑफिसेस में या आप कहीं आप जाइए कोई सार्वजनिक स्थल पर, वहां पे लोग फॉरेन कॉमन प्लेस पर जाइए, पान की पीक दिखेगी आपको, गंदगियां दिखेंगी, कुछ खाया पिया उसको इधर फेंक दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमको छोटी छोटी चीजों का पर कदम उठा करके अपने देश को बहुत आगे ले जाना है। ये नहीं कि अगर मैंने पान की पीक पर कोई आवाज उठाई तो वो उस देश का क्या होना, नहीं, यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे देश को साफ सुथरा, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा एक हेल्दी दिमाग देता है। तो एज अ सिविलियन आप हमारे नौयुवा को और अपने जो उम्र के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहती, क्या कहना चाहती हैं, और किस तरह से देश में ये चीजों को फैलाना चाहिए? मैम, अगर देखिए, अगर जब हम बात जिम्मेदारी की करते हैं और किसी भी लोकतंत्र में, क्योंकि तानाशाही में तो जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर सकते, तानाशाही जिम्मेदारी ले बैठी है ऑलरेडी। तो मैम, हम जिम्मेदारी की, एक लोकतंत्र में जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि जिम्मेदारी
निवेदिता डिस्कनेक्ट हो रही हैं। समर रजा इस टाइम हो गया। समर, आपसे ये सवाल मैं आपकी तरफ देती हूँ कि किस तरह से एज ए सिविलियन हमको, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे भारत के नागरिकों की, भारत के युवाओं की, भारत के बच्चों की, हर एक फर्द की क्या जिम्मेदारी होती है। जी हमको मैम, किस तरह से काफी अच्छा सवाल पूछा आपने मैम। मैं इस मुद्दे पर बोलना भी चाहता था। मैम, हम लोग हमेशा से जब भी बात उठती है तो हम बात करते हैं कि भाई ये चीज हमें चाहिए, सरकार को ये चीज देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी भाई? इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, मौलिक अधिकार, हम उनकी बात नहीं करते हैं। देखिए, हम अधिकार की मांग तभी कर सकते हैं, तभी समर, जायज शायद होगी। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है, थोड़ा सा तेज। जी मैम, क्या आप क्लियर आ रही है? जी मैम। तो मौलिक अधिकार की बात हम तभी कर सकते हैं जब उसके लिए हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जब तक हम उसको फॉलो करें। तो भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको हम फॉलो करें। हमारी ड्यूटीज ऐसा नहीं है कि जब तक हम सरहद पे जाकर हाथ में मशीन गन लेकर दुश्मनों को गोली नहीं मारेंगे तब तक हमारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां घर से शुरू होती हैं। आप घर पे आप देख रहे हैं कि पानी का टैप खुला हुआ है, वहां से पानी गिर रहा है, आप बंद कर दीजिए उसको। क्यों? क्योंकि वो जो पानी जा रहा है वो आपके देश का जो है उतना वेस्ट हो रहा है वो। तो कहीं ना कहीं ये संसाधन है आपके देश का, आपकी धरती का, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं घर में फैन चल रहा है फालतू, आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और छोटी छोटी जिम्मेदारी है जो कि हमें अपने देश के प्रति, अपनी धरती के प्रति जिसे मातृभूमि बोलते हैं, उसके प्रति हमें और जिम्मेदार बनाते हैं। हम जैसे भैया ने बताया कि जब हम अपने 6 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उस समय हम अपने 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में भूल जाते हैं जो हमें हमारे संविधान ने दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको इन सब अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सरहद पे जाके कुछ करना पड़ेगा, यार कुछ ऐसा बड़ा करिए या फिर ओलंपिक में मेडल जीत लाइए। छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अगर किसी को कुछ करते ऐसा देख रहे हैं जो कि गलत है, उसे टोकिए, उसे करने से मना करिए। अपना आप घर करते पंखा बंद कर देते हैं, वो एक का संसाधन बनाते हैं, वो आप की जिम्मेदारी आपकी प्रकृति के प्रति आपने पूरी की। वैसे ही आप अगर किसी को कोई दिक्कत में है और उसकी मदद करते हैं थोड़ी सी सही। निवेदिता, एक मिनट। स्वप्निल, आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? या जिन लोगों को मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज लिख दीजिए, और अगर कुछ दिक्कत हो रही है या सबकी आवाज तो वो भी मुझे एकदम क्लियर है। मैम, सबकी आवाज एकदम क्लियर है। ठीक है। मैम, आप बोल रहे थे। जी मैम, जी मैम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की मैंने जहाँ तक बात की वो कि बहुत ही बेसिक चीज से स्टार्ट होती है। मैंने एग्जांपल दिया, हमारे घरों में भी पानी से लेके अगर फालतू बिजली का पंखा भी चल रहा है तो उसको बंद करने तक वो हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे देखें तो बाहर जब हम निकलते हैं तो आपने बात की कि रास्ते में अगर आप कुछ खा कर जा रहे हैं, हम लोग जैसा ऐसा करते हैं। मैंने देखा स्वप्निल भी है यहाँ पर, तो स्वप्निल एनसीसी के हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ से भी सीखी, एक अनुशासन हमारे अंदर आया। तो ये आदत हो चुकी है कि अगर हम कभी भी कुछ खा रहे होते हैं, चॉकलेट या फिर कुछ भी खा रहे होते हैं, तो चलते हुए रास्ते में अब अगर हमें डस्टबिन नहीं दिखी तो हमारी आदत हो चुकी है कि रैपर उठाकर हम लोग अपने स्कूल बैग में डाल लेते हैं पीछे, कि अच्छा जब घर पहुंचेंगे तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये बहुत ही छोटी आदत है, इससे कुछ ज्यादा जाता नहीं। अगर आप उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने बैग में रख लेंगे तो इससे कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन इससे प्रकृति को कितना फायदा पहुंचेगा, आपके देश को कितना फायदा पहुंचेगा, आप जरा सोचिए। वहां पर ये सोचने वाली बात है कि आप किसी जगह गए, किसी देश में, वहां पर जब आप देखेंगे साफ सुथरा बिल्कुल रहता है तो देखकर कितने मन को प्रसन्नता होती है। आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर उस देश की वैसी आप छवि बनाते हैं। तो इसी प्रकार जब विदेशी हमारे यहाँ आते थे तो किस प्रकार से गंदगी देखकर उनके मन में क्या हमारी छवि बनती होगी देश की। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें जो है हमारे देश के प्रति वो कर्तव्य बनता है। और साथ ही अगर देश में कुछ गलत हो रहा हो, हमें जहां पर लगे कि कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां हमें लगे कि अच्छा नहीं, अब जैसे कि अभी हम देख लें तो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो सरकार से प्रश्न पूछना हमारी जिम्मेदारी है। हम छात्र हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल वहां पर पूछेंगे, सवाल खड़े करेंगे कि अगर मैं, हेलो, हाँ भैया बोलिए।
हाँ समर, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। प्रॉब्लम इस तरह हो जाती है कभी कभी कुछ कार्यक्रमों में कि बच्चे फ्लो में हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है बार बार। मैम मैं आप इसको इसी कंटिन्यू सवाल को, कीजिए। जी मैम, मैं बोलना भी चाह रहा था इस सवाल को। और देखिए, निवेदिता और समर भैया ने कितनी खूबसूरती से इस मुद्दे को एक्सप्लोर किया है कि हम लोगों ने क्या है स्वप्निल, कि एक मिनट, बेसिक चीजें छोड़ दी माँ हैं। मुझे आप देख रही हैं, और अगर आवाज बच्चों की बहुत क्लियर आपको आ रही, क्योंकि मुझे नहीं आ रही है बहुत क्लियर, तो आपको अगर आ रही है तो वो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, इसमें मैसेज कर दीजिए माँ जी। अच्छा, समर आ गए। जी जी मैम, समर। जी मैम। तो मैं वही कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारियां स्वप्निल, हैं आप इसको छोटी से बंद कर लेकर बड़ी लीजिए। तक। जी, मेरा वही करना था कि छोटी से लेकर बड़ी तक हमारी हर प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे अगर हम देखें कि कहाँ, अगर देखिए छोटी सी और ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर हम देखते हैं, अगर किसी बच्चे को ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कूल में भी बताई जाती है, कॉमन लाइफ़ में हमें खुद से करनी चाहिए क्योंकि हम इतने समझदार हैं। अगर हम देखते हैं किसी न किसी बच्चे को असॉल्ट किया जा रहा है, किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको इन्फॉर्म करें। अगर हम कहीं पर देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है जो कि हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हेल्पलाइन हमें दिए गए हैं, वहाँ पर हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर ऐसी गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, ऐसी गलती हो रही है। हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर डरते हैं कि अच्छा नहीं, हम इस मामले में क्यों पड़े, इतने लोग हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें ही फ़र्क क्यों पड़े। कोई सड़क पर घायल होकर पड़ा, ऐसा बोलता है अरे इतने लोग हैं, कोई हॉस्पिटल पहुँचा देगा, हमें क्यों फ़र्क पड़े। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक आप, हर नागरिक ये खुद से नहीं करेगा कि हम मदद करें, तो फिर तो कोई मदद करने आगे नहीं आएगा। कल को इसी प्रकार जब आप अगर पड़े होंगे रोड पर, खुदा न खास्ते, लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वहाँ हर कोई यही सोचेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। भारत जो है वो ऐसे ही भारत नहीं बनता है। भारत बना है 130 करोड़, वो जो नागरिक हैं वो एक-एक नागरिक से मिलकर बनता है। तो यदि हर एक नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा, तभी देश का कुछ भला हो पाएगा। और हम तो भविष्य हैं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर देश का, हमारे भविष्य बहुत ही सुनहरा है। धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देश के भविष्य हैं, और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी समझी, तो यकीनन देश का भविष्य बहुत मुस्तकबिल होगा, उसका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन होगा, और बहुत ताबनाक होगा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, अगर आप जैसे सोच रखने वाले बच्चे होंगे। समर और स्वप्निल मैम यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता था। मैम, आपने स्वप्निल से भी पूछा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम भारत को कहाँ देखना चाहेंगे। मैं भी बताना चाहूँगा, मैं भी गाँव में हूँ यहाँ पर। मुझे कनेक्ट होने के लिए शुरू में मैं अपने घर से करने की कोशिश कर रहा था, मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी आप देख रहे हैं वो कहीं न कहीं छोड़ रहा है। इस समय मैं अगर आपको दिखा दूँ मैम, तो इस समय मैं आया हुआ हूँ इधर, आप देखेंगे मैं खेतों में आकर बैठा हुआ हूँ, ताकि मुझे नेटवर्क मिल सके। तो मेरा ये कहना है कि मैं, ठीक है, कुछ समय के लिए गाँव में आया हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा यूनिवर्सिटी या स्कूल। लेकिन हमारे भारत की जो आम जनता जो गाँव में रहती है 60% से ज़्यादा, ये 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो उनकी पढ़ाई किस प्रकार से हो पा रही होगी? मैं बस यही सोच रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी के मामले में हमें भारत को इतना आगे लेकर जाना है कि गाँव में भी पढ़ रहे बच्चे को इस प्रकार की तकलीफ ना हो कि उसे खेतों या पहाड़ों पे चढ़ना पड़े पढ़ने के लिए। उसे घर बैठे वो सुविधा प्राप्त हो सके। मेरा ये एम है कि भारत को टेक्नोलॉजी के उस स्तर तक हमें लेकर जाना है कि इस प्रकार की कठिनाइयाँ हमें, हमारी आने वाली जनरेशन को ना हो। उसे हर प्रकार की सुविधा मिले, गरीबी, अमीरी या शहर या गाँव या स्थिति की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई ना छूटे, किसी बच्चे की गतिविधियों पर असर ना पड़े उसका। धन्यवाद मैम। बात है कि हमारी टेक्नोलॉजी, अभी हम हमारे मुल्क को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और तरक्की करना है, क्योंकि या ये कह सकते हैं कि तरक्की तो कर लिया है, लेकिन अभी वो चीजें हमारे गांव-गांव नहीं पहुंच पाई है बहुत अच्छी तरीके से। और जैसा कि आपने सही कहा कि जो पैंडेमिक में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो भी सही से नहीं हो पा रही। जो बच्चे गांव में रहने वाले हैं, वहां पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं खेत में खड़े हुए हैं, बाग बगीचा है, और आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, अंधेरा हो रहा होगा, शाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे थे कि कैसे मैं कनेक्ट हो जाऊं। और बहुत ही अच्छा भी हुआ समर, क्योंकि आपको हम सुनना भी चाह रहे थे, क्योंकि आप बहुत ही मुखर प्रखर वक्ता की तरीके से और बोलते हैं, और आपकी जो सोच है वाकई में आप सैल्यूट करने लायक है। और सबसे अहम बात, जो डिसिप्लिन की बात इन बच्चों ने किया है,
तो दोनों एनसीसी कैडेट हैं और एनसीसी हमको ये जरूर सिखाती है कि किस तरह से रहना है एज अ सिविलियन, एज अ जो है नागरिक, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ड्यूटीज है, उन सब चीजों को हमको शायद घोल कर वो पिला देती है और फिर हम उससे कभी भी मुंह मोड़ नहीं पाते हैं। जैसा कि मैं भी एनसीसी ऑफिसर हूँ, अभी फिलहाल तो एनसीसी मैं भी देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये लगा कि बच्चों में एक डिसिप्लिन होता है कि खाने की लाइन लगाकर और कटोरा और प्लेट और ग्लास लेकर के कभी एक दूसरे को एक्सीड नहीं करना, दूसरे को बाईपास नहीं करना, कायदे से बैठना, कायदे से उठ, मतलब जो एक डिसिप्लिन होता है वाकई में एनसीसी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन बच्चों में डाल देते हैं। और अगर यही चीजें, यही डिसिप्लिन हिंदुस्तान के हर बच्चों में हो जाए तो यकीनन न सिर्फ अपने ही मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक होगा, रोशन होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसी तरह से रोशन होती चली जाएगी। निवेदिता तो डिस्कनेक्ट हो गई हैं बल्कि स्वप्निल, आप कुछ और कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने 2050 के भारत को और कैसा आप देखना चाहते हैं? मैम मैं सबसे पहले अभी तक जितने एक चीज और, अच्छा ठीक है आप हाँ बोलिए। अभी तक मैम मेरे अलावा निवेदिता से और समर भैया से जो सवाल पूछे गए और इन लोगों ने जितना सारगर्भित उत्तर दिया इसका और जितनी खूबसूरती से चीज़ों को उठाया वो बिल्कुल बिल्कुल देखने लायक था। और मैं कुछ प्रश्नों से कुछ विषय बोलना चाहूँगा जो कि प्रश्न सुनते ही मेरा भी मन था कि मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूं। तो जैसे हम लोगों ने अधिकारों और कर्तव्यों की बात की, तो ये बिल्कुल बहुत मानी सी बात है मैम कि हम इस मामले में लापरवाह होते जा रहे हैं और अगर हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते तो हम अपने अधिकारों को पाने के योग्य बिल्कुल नहीं। ये बात हमारे, आपके और हम सभी के अंदर बैठे मनुष्य को समझनी होगी। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तब तक हम सिर्फ और सिर्फ पशुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना एक अनुशासन में रहे, बिना एक नियंत्रण में रहे, हम जो मनुष्य की स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता से फिर उच्छृंखलता की ओर बढ़ती जाती है, जो कि स्वयं मानव जाति के लिए घातक है। हम जब अपना डिसिप्लिन खो बैठते हैं तब हम अपना मनुष्य होने का एक जो गुण होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण, उसको खो देते हैं। और जितने भी युवा देख रहे हैं, हृदय से मेरा ये मेरा संदेश जो है बहुत हृदय की गहराइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद को डिसिप्लिन के अंदर बांध कर रखें तो ये आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए और प्लस समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। ऐसा हो सकता है कि हम लोग थोड़ा फ्री फील करें, थोड़ा खुला महसूस करें कि अगर मतलब कुछ देर के लिए डिसिप्लिन को किनारे रख दिया जाए तो देखो कितना मज़ा आता है। लेकिन बात तो वो है कि जब हम डिसिप्लिन में रहें, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, उसको एंजॉय करें और उसे समाज को एक सीख दें। हम अधिकारों की बात करने से पहले कर्तव्यों की ओर बढ़ें। सही कहा है कि मैं अधिकारों की बात करने से पहले हम लोग अपने कर्तव्यों की तरफ बढ़ें, अपनी ड्यूटीज को देखें कि हमारे कर्तव्य क्या है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। अगर कर्तव्यों की बात आती है तो मुझे जिस माहौल से समर अभी हम लोग गुजरे हैं और अभी भी उसमें है, लेकिन वो पीक टाइम अब जा चुका है और खुदा ना करे ये इस तरह का पैंडेमिक, इस तरह का पीक टाइम अब कभी भी आने वाली जनरेशन भी देखे, ऐसा कभी ना हो। तो लेकिन जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो पैंडेमिक में आप लोगों ने कितना देखा, किस तरह से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखा, और आगे अगर कभी इस तरह की कोई चीजें आ जाती हैं तो उसके लिए किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, हम अपने दिमाग से किस तरह से प्रिपेयर हों
कि हम कुछ समाज के लिए कर सकें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। और पहली बात जो पैंडेमिक थी, पैंडेमिक इंसानियत का इम्तिहान दिया है। इस पर मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ गुफ्तगू कीजिए। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैम ये मैं इस मौके की सिफारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस गुफ्तगू की शुरुआत करूँ। समर भैया हैं साथ में और निवेदिता हैं। मैम निवेदिता के माध्यम से मैं भी जुड़ा ऐसी संस्थाओं से। हालांकि उस समय मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, मैं खुद संक्रमित था और क्वारंटाइन सेंटर में था। तो फिर मैंने ये देखा कि क्यों ना बैठे बैठे जो हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्यों ना उसको अस्त्र बनाकर इस बीमारी से लड़ा जाए। और यकीनन हम लोगों ने नहीं मैम, मुझे कहना चाहिए कि जितने भी युवा सेल्फलेसली लगे हुए थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे थे, चाहे वो ऑन द ग्राउंड भी दौड़ कर काम कर रहे थे, जितने भी युवा ये काम कर रहे थे उनको हृदय से साधुवाद सबसे पहले तो। और दूसरी बात कि इन युवाओं ने मानवता की जब परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में पास होने लायक नंबर इन युवाओं ने ही दिलाए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं खुद एक युवा हूं, मैंने खुद इन गतिविधियों में प्रतिभाग किया, लेकिन मैं उसके बावजूद बाकी युवाओं का जो होता है जज्बा, उसको देखकर ये बात तो मैं बिल्कुल कायदे से कह सकता हूं कि हमने मानवता को जिंदा रखा है। और ये बात कोरोना की बात, इस पैंडेमिक की बात, इस महामारी की बात जब भी भविष्य में आएगी, तब इन युवाओं का योगदान जरूर ध्यान रखा जाएगा कि हजारों ऐसे युवा थे जो बिना किसी फायदे के, किसी को बेड, किसी को ऑक्सीजन, किसी को सिलेंडर, किसी को रेमडेसिविर, किसी को क्या क्या दवाएं, और जो सुविधाएं मैम लिस्ट में नहीं है। मैं बताऊं, किसी नवविवाहिता की मृत्यु हो गई है, उसके 4 साल, किसी के 4 महीने 5 महीने के बच्चे को दूध पिलाना है। बताइए, ऐसी चीजें जो कि नेचुरली नहीं अवेलेबल हैं, वो हम लोगों ने खोजी, हम युवाओं ने खोजी और उन जरूरतमंदों तक पहुंचाई। कितनी जिंदगियां हमने बचाई। इसका श्रेय सिर्फ मेरे कंधे पर नहीं है, इसका श्रेय सभी युवाओं के कंधे पर है। वे सभी युवा जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि जो मैम, एक तो जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनके लिए और मुश्किल था। प्रशासन ने भी रोक लगा रखी थी कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर से खुद को संक्रमित होने का खतरा। तो जो लोग ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे थे, उनका जो जज्बा था वो देखने लायक था। वो लोग जिनको मतलब साथ में नहीं लाया जा सकता नॉर्मली, वो लोग साथ आकर काम कर रहे थे। और ये तो बस बिल्कुल देखने लायक था कि किस प्रकार लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास, सच बताऊं तो मैम, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मुझसे ये आशा की जाती है कि मेरे पास शब्दों का भंडार हो, लेकिन फिलवक्त मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। मैं बयां नहीं कर सकता कि वो किस तरह की फीलिंग होती है जब ये देखता हूं मैं कि समाज के दो अलग तबके, समाज के दो अलग छोरों से उठे हुए व्यक्ति एक साथ आकर मानव जाति विशेष के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये देखना अपने आप में एक गौरव की अनुभूति देता है। मैं और निवेदिता तो साथ साथ हम लोगों ने बहुत दिनों तक, करीब 1.5 महीने तक मैम काम किया था हेल्पलाइन पर। और हम लोगों ने बल्कि बहुत सारी चीज़ें देखी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। समाज में और भी चीज़ें बुरी उस समय आगे आई, जैसे बेतहाशा महंगाई, चीज़ों का बेतहाशा महंगा होना, घूसखोरी, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई जो नेगेटिव थी। उसके बावजूद हम लोग साथ खड़े रहे। और चूंकि मैं तो कोविड पॉजिटिव था, क्वारंटीन सेंटर में था, तो मुझे दिन भर कोई और काम होता नहीं था खाने पीने और दवा के सिवा। तो मैंने अपना 100% दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि लोग किस प्रकार लगे हुए हैं। ये बिल्कुल मैम रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। और अगर मानवता का इतिहास देखा जाए तो ये देखकर मैं कह सकता हूँ कि मानवता का इतिहास जैसा रहा है, जैसा भी रहा हो, मानवता का भविष्य
हम युवाओं के हाथ में है। आज मैं इसकी घोषणा कर सकता हूं कि युवाओं के हाथ में, हम युवाओं के हाथ में हमारा भविष्य है, हम मानवों का भविष्य है और ये सुरक्षित है। धन्यवाद मैम। स्वप्निल, आपने सही कहा कि मानवता में के मामले में अगर पास होने की बात कही जाए तो वो ये युवाओं ने ही समर, एक मिनट आप उसको अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए। तो वो नंबर, अगर मानवता का नंबर अगर दिलाया है तो कुछ पास होने लायक बनाया तो उन युवाओं की वजह से ही मानवता पास हो पाई। अदरवाइज तो ये था कि पिता भी बुलडोजर से फेंके जा रहे थे, लाशों पर लाशें मनकनका पे और घाटों पर पड़ी हुई हैं और वो घाट के रखवालों के हवाले कर दिया जा रहा था। और मुझे ये भी देखने में आया कि जो मानवता थी वो गरीबों में ज्यादा थी। अमीर तो देकर चले जा रहे थे अपनों की लाशें, अपनी माँ की लाशें, अपने बाप की लाशें, अपने भाई बहनों की लाशें, तो वो तो हवाले घाट के करके चले जा रहे थे। लेकिन गरीबों ने मानवता दिखाई, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बड़े हों या कोई भी हो। उन्होंने उनकी लाशों को लिया, जो कमीशन के जो चीजें होती हैं, जो धार्मिक के हिसाब से जो चीजें की जाती हैं, वो उन लोगों ने किया। तो इसी तरह से तो वो गरीबों में आकर सिमट गई थी हमारी मानवता उस वक्त को, जैसा मुझे लगा। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि ठीक है, अगर कोरोना में परहेज जरूरी था, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी था, अगर सब कोई परहेज ही करते तो फिर डॉक्टर्स लोगों ने जो इतने लोगों की जान बचाई, हॉस्पिटल में 24-24 घंटे अगर खड़े थे, तब तो सभी डॉक्टर्स को मर भी जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अपने की को हिफाजत करते हुए मानवता की उन लोगों ने मानवता की मिसाल पेश। मैं देख रही थी कि मेरे फादर बीमार थे। मैं आज स्वप्निल आप लोगों से इसलिए ये बात आज शेयर कर रही हूँ कि अभी तक मैंने कभी इसको शेयर नहीं किया है, लेकिन अभी आज मैं पहली बार इस बात को मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से। ये वजह सिर्फ ये है कि इससे लोग इंस्पायर हों, सोचे, डरे नहीं। मौत तो जब आनी है वो आएगी ही, लेकिन हाँ, परहेज की करते हुए, अपना ख्याल रखते हुए हम दूसरों की मदद करें, और जरूर करना चाहिए। मैंने देखा मेरे पास 9 बजे रात में कॉल आती है, रोजा चल रहा है, रोजे के बाद नमाज का लंबा हम लोग का वक्त होता है। मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, 9 बजे रात में कॉल आती है रोते हुए कि ऐसा ऐसा हो गया है और फौरन आ जाओ, हॉस्पिटल की जरूरत है। और वहां कोई नहीं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है। दोपहर में कॉल आती है जहां सिर्फ हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे दूर दूर हैं, भी तो दूर दूर हैं। मैं 9 बजे रात में सोचने लगी कि मैं कैसे अपनी माँ से कह के जाऊं। फिर और नमाज का टाइम था, मैंने जल्दी से नमाज पढ़ा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह में मैं आ जाती हूँ, क्योंकि अब रात हो रही है, मैं सुबह में आ जाती हूँ। लेकिन जो आवाज, रोने की जो आवाज मेरे दिमाग और दिल को झकझोर रही थी, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं, कहा कि 40% लंग्स डैमेज हो चुका है। तो मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि फिर और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। तो फिर चूंकि मैंने तो कह दिया था कि मैं इतनी रात में मैं कैसे आऊं, कोई नहीं है, मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि, लेकिन उनकी आवाज, रोने की आवाज मेरे कानों पे गूंजती रही, मेरे दिल पर असर करती रही। और नमाज पढ़ने के बाद मैं मेरे भाई को मैंने बुलाया, वो अभी 12th क्लास में है, उसको बुलाया। हमने कहा तुम चलो मेरे साथ। कार से मैं आई, आने के बाद 12 बजे तक मैं वहां थी, 12:30 बजे तक जिन्होंने बुलाया। और उनको खूब पहले मैंने बूस्टअप किया, और कुछ काढ़ा जो किसी एक हकीम का सुना हुआ था, वो मैंने नोट कर रखा था, उनको बूस्टअप किया और काढ़ा दिया और ये दिया, और फिर उनसे कहा कि नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप इतना परेशान होने की बात नहीं है। बहुत सी चीजें मैंने कही। उसके बाद वो, मैं देख रही थी कि मैं 3 घंटे थी और 3 घंटे में वो अपने को बेटर फील करने लगे। सांस दिलाने के उस वक्त बहुत से तरीके हो रहे थे कि इस तरह से सांस ब्रीदिंग अगर प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह से होना, सारी चीजें मैंने किया और वो काफी फील बेहतर करने लगे। फिर उसके बाद मैं जब 12:30 बजे वहां से चली, 1 बजे तक अपने घर आई, और मॉर्निंग में फिर उन्होंने कहा एक बार मॉर्निंग में जरूर आना, एक बार और देख लेना, जरूर आ जाना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। मॉर्निंग में मैं फिर गई,
और वहां 12 बजे 1 बजे तक दिन भर तक थी, और देखा कि वो अच्छा फील करने लगे, क्योंकि दिल से अगर किसी के लिए किया जाएगा, दिल से मेहनत की जाएगी तो बहुत कुछ होगा। और ऐसे हालात में, जबकि फादर मेरे बेड रिडन थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि नहीं, यहाँ इंसानियत की परीक्षा हो रही है, ये इंसानियत के इम्तिहान हो रहा है। अगर उस बंदी के, उस शख्स के अगर हस्बैंड पड़े हुए हैं, और मैं तो, वो भी तो किसी के हैं, और मैं आने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि फादर हमारे बेड रिडन है, अगर कुछ हो जाएगा तो वो भी दिक्कत की बात है। लेकिन मैं आई और मैं करीब में थी उनके, ऐसा भी नहीं कि मैं दूर से उनको पानी दे रही हूँ कुछ, लेकिन आने के बाद नहाना, सैनिटाइज करना, काढ़ा पीना, ये सब सारी चीजें मैंने किया। तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और भी ऐसी बहुत से कॉल आए जिस पर मैं गई, और मैंने घर में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि घर में कुछ हो गया तो ये होगा कि अच्छा यही गई थी, यही लेके आई है कोरोना। तो लेकिन मैंने पूरे एहतियात के साथ मदद किया, और उसका ये नतीजा हुआ कि जिसका जिसका किया वो सारे लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, अच्छे हैं, क्योंकि सब 65 के ऊपर थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक हुआ। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम बेहतियाती करेंगे तो जरूर फंसेंगे, और फिर हम एक नेक काम के लिए निकलेंगे, इंसानियत के लिए निकलेंगे, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करेगा, और जरूर मदद करेगा। तो स्वप्निल, ये बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आप लोगों का प्रयास था, और आप लोगों ने पैंडेमिक में भी जो चीजें की, बार बार देखिए, मैंने सबसे पहले स्वप्निल से यही कहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को कहाँ तक देखना चाहते हैं। तो देखिए, बार बार सब कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है, और इसी में इम्प्रूवमेंट की यस मैम। सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब जो है यस मैम, अब चूंकि आप पूरी दुनिया इसी पर अब आ चुकी है, इसी ऑनलाइन पर ही अब आ चुकी है। यस मैम। मैम, चूंकि मेरे नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं सही से अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाई, तो मैं कुछ अपने व्यक्तिगत विचार हैं और कुछ अनुभव हैं जिनको मैं साझा करना चाहूंगी। अब जैसे आपको मेरे नेटवर्क ग्लिच की वजह से पता चली गया होगा कि अभी गांव में हम हैं और हमें कितनी जरूरत है टेक्नोलॉजी को अपने आगे ले जाने की। और मैम, जब बात, जहां 2-3 प्रश्न थे जहां पे कि आपने कर्तव्यों की हमने बात की, अपने दायित्वों को निभाने की बात की, और फिर उसके बाद हमने बात किया कि मानवता की बात की, तो कभी कभी मैम इसका भी वर्गीकरण कर दिया जाता है जो कि सही नहीं है। जब मानवता की बात आती है तो लोग ऐसे आ जाते हैं कि हम इंसान की तो मदद करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना होना चाहिए, ये मेरे अपनी कम्युनिटी से होना चाहिए, ये अपनी मेरी कास्ट से होना चाहिए। मानवता मानवता होती है ना, उसका जाति होता है, ना धर्म होता है, ना कोई वर्ग विशेष होता है। और मैम, कहीं भी अगर गलत हो रहा है, वहां खड़े हो, आप उस इंसान के साथ खड़े हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और जैसे दायित्वों की भी बात की, तो हमारा दायित्व किसी एक चीज, एक विशेष को लेके नहीं है। जैसे हमने अगर मान लिया, हमने कर दिया, कोई गलत चीज हमारे देश में हो रही है तो हम उसे कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। वही चीज जब हमारे पड़ोसियों के साथ होती है या विश्व में कहीं और होती है वही चीज, तो हम उस पर सब एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये मानवता नहीं होती है। मानवता हर मानव के लिए खड़ा होना होता है, क्योंकि जैसा हमेरा हमेशा से ध्येय रहा है भारतवर्ष का कि वसुधैव कुटुंबकम, तो जब पूरा विश्व ही परिवार है तो ये सीमाएं कहाँ से आई? हम समझ सकते हैं आप अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाए, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की भावना तो तभी ना आएगी जब असुरक्षित होने की भावना पहले से मन में मौजूद है। तो ये सब चीजें क्यों? तो यही मेरे विचार थे मैम। धन्यवाद, और बार बार ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट होने के लिए माफी। नहीं बेटा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो नेटवर्क की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। और सही बात निवेदिता, आपने सही कहा कि इंसानियत ये नहीं है कि हमारे परिवार तक इंसानियत रहे, या सिर्फ हम परिवार से निकलकर मोहल्ले तक आए, मोहल्ले से निकलकर समाज तक आए, समाज से निकलकर सिर्फ हम अपने मुल्क तक इंसानियत दिखाएं, ये नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान अगर परेशान है, कोई भी इंसान अगर दुख में है, तो वो हमको भी उसमें दुखी होना चाहिए। मेरा तो यही है, क्योंकि पूरी दुनिया को जब ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की जब बात की गई है, तो फिर वो नफरतें कैसी? यस मैम। और मैम ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैम, कोविड के टाइम पे हमने, स्वप्निल ने, हमारी टीम ने बहुत काम किया इस पे। हम लोगों को कॉल्स आते थे, जैसे रात को फोन आते थे कि हाँ आप मेरी मदद करिए। एक
ऐसे ही मुझे एक फोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मतलब बीएचयू की बात है। उनको मतलब किसी तरह करके हम लोगों ने उनको दिलवाया। फिर जब उनका जो मरीज था वो ठीक हो गया, जब तो हम उनसे कहे कि एक दूसरे मतलब कह सकते हैं दूसरे वर्ग विशेष का दूसरा मरीज था, वो आया, उनसे जब हमने कहा कि आप इनको दे दीजिए, तो मैं उनके विचार जान के हैरान रह गई कि उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे वर्ग विशेष से नहीं बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से मैं इनको नहीं दूंगी। मतलब ये कहाँ से ये कट्टरता, ये कठोरता, ये निर्ममता कहाँ से आती है? ये कैसे आप कर सकते हैं? आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि किस वर्ग विशेष के हैं आप, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आपको जाना है। आपको ये देखना है कि आप एक मानव की जिंदगी बचा सकते हैं। खैर मैम, अंत में उन्होंने किसी तरह मिन्नतें करने के बाद दे दिया था, लेकिन ये चीजें हैं, ये चीज हमारा ध्येय, हमारी युवा पीढ़ी का ध्येय है, इसको खत्म करना। हमें अपने पूर्वजों से ज्ञान तो अर्जित करना है, उस धर्म को और हर चीज को क्या कहते हैं उसका वो करते हुए, हमारा मार्गदर्शन जो उन्होंने किया है उसको हम फॉलो करते हुए, हमें अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को उसमें थोड़ी सी उसकी कट्टरता को निकाल के और उस चीजों को फैला के और तार्किक रूप से और मौलिक रूप से समझा के उन्हें देना है, ताकि उनको दिक्कत ना आए। जिन चीजों का मैं चाहती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे अंतिम जनरेशन हो जो कि इन सब चीजों को देखे, इन सबों को जाने कि हाँ ये सब चीजें थी, हमारे आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल ना जाने कि ये चीजें कभी अस्तित्व में थी भी। बिल्कुल नहीं मिलता। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए कि ये हमारी आखिरी जनरेशन हो। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो ये नफरतें फैली हुई हैं, तो ये नफरतें, ये हमारी आखिरी जनरेशन को देखने वाली आने वाली जनरेशन इन नफरतों को, ये शब्द उनके डिक्शनरी में ना हो। क्योंकि भारत, अगर देखा जाए कि जिस तरह से वीर सपूतों ने अपनी कीमती जानें दी, अगर उनको ये अंदाजा हो जाता कि ये देश नफरतों का अड्डा बन जाएगा, चोरों का अड्डा बन जाएगा, बेईमानों का बन जाएगा, रिश्वतखोरों का बन जाएगा, तो वो यकीनन अपने कीमती जानें हमारे लिए और इस देश के लिए न दिए होते। तो आपकी बातें वाकई में एकदम दिल को छू गई कि ये हमारी आखिरी जनरेशन हो। आओ अमवाजे बहारा की तरह बल खाएं, आओ अमवाजे बहारा की तरह बल खाएं, कभी गंगा कभी कौसर की तरह लहराएं, मिलके इस तरह मोहब्बत के तराने गाएं, मिलके इस तरह मोहब्बत के तराने गाएं कि झूमकर मस्जिदों मंदिर भी गले मिल जाए, कि झूमकर मस्जिदों मंदिर भी गले मिल जाए। तो वाकई में अब नफरतों को खत्म करके मेलो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। और अगर हम लोगों में ये चीज हो जाएगी तो यकीनन बहुत से मसाइल इस देश से और इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो हमको अगर सबसे ज्यादा हम लोगों को, हम युवाओं को अगर किसी चीज पर काम करना है तो वो इस पर काम करना है कि इंसानियत बचानी है, मोहब्बत फैलाना है, नफरतों की दुकानें बंद करनी है। कि है ना कि मेरे शहर में मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। क्या कुछ लाल और हरे में मत बांटो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। क्योंकि हमको अपने देश के हुस्न को बढ़ाना है, और किसी भी मुल्क का हुस्न उसमें है कि जब सभी फूल एक साथ एक गुलदस्ते में खिलते हों और उसमें तरह तरह के फूल हों। क्योंकि कहा जाता है ना कि हर रंग के गुल जिसमें दिखाई नहीं देते, हर रंग के गुल जिसमें दिखाई नहीं देते, हम ऐसे गुलिस्तां को गुलिस्तां नहीं कहते, हम ऐसे गुलिस्तां को गुलिस्तां नहीं कहते। तो हमको अपने देश के हुस्न को बढ़ाना है। नजीर बनारसी का एक शेर याद आ रहा है, इस पर मैं अपनी बातें भी खत्म करूंगी। और बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश का हुस्न जमाने को दिखाना है अभी, देश का हुस्न जमाने को दिखाना है अभी, चांद तारों को भी हैरान बनाना है अभी, मांग चोटी से हिमालय की सजाना है अभी, शम्मा कैलाश के पर्वत पे जलाना है अभी। शम्मा वो शम्मा जो हर घर में उजाला कर दे, शम्मा वो शम्मा जो हर घर में उजाला कर दे,
सारी दुनिया का अंधेरा कहो बाला कर दे, सारी दुनिया का अंधेरा कहो बाला कर दे। वाकई में जो अंधेरा है, जो नफरतों का अंधेरा है, वो खत्म होकर के मोहब्बतों का उजाला, मोहब्बतों की रोशनी पूरी दुनिया में फैले, और ये रोशनी हिंदुस्तान से ही पूरे दुनिया में फैले। यही हम सबका मानना है, और युवा इस पर आगे काम करें। इसी के साथ मैम, हाँ मैम ये जो चीज़ें हमने दिल से कही है, उसी में मुझे इकबाल साहब की एक शेर याद आ गई कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बिल्कुल, बिल्कुल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, बिल्कुल असर रखती है, और ज़रूर असर, क्योंकि अगर 2 भी इस चीज़ में आगे बढ़े तो 2 से 200 और 2000 और 2 लाख और 2 करोड़ तक में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तो इस तरह की सोच अकेली सोच नहीं होती, एक की सोच का मतलब है कि वो करोड़ों लोगों को उस सोच में तब्दील करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर ये दिन भी आएगा। इसी के साथ मैं सभी बच्चों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखा, अपनी बातों को साझा किया, 2050 के भारत को देखा, भारत के भविष्य को देखा, और एक अच्छे और ताबनाक भविष्य है हमारा, हमारे मुल्क का। इसी के साथ समर रज़ा, हम आपको बहुत सारी दुआएँ देते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहें, और इसी तरह से मुखर और प्रखर वक्ता की तरह से आप अपनी बात रखें, अपनी सोच रखें। दूसरों मुल्कों में भी अगर आपको बात कहनी हो, आप जब इस लायक होंगे, तो वाक़ई में आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत कम उम्र में ऐसे थे, जो दूसरे देशों में अपनी बात मनवा कर चले आते थे। वो चीज़ आप में दिख रही है, और इस तरह से आपको बहुत सारी दुआएँ समर और स्वप्निल। बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप म्यूट है मैम। स्वप्निल, जिस तरह से आपने किया, पैंडेमिक में किया, और आपकी जो सोच है, और जो एक एनसीसी कैडेट की, एक अच्छे जो एनसीसी कैडेट होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो आपकी सोच है। और पैंडेमिक में जिस तरह से आपने किया, और जिस तरह से इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, और जो आपने बहुत अच्छी आज बात की कि अगर इंसानियत को सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला कोई था, तो वो थे नवयुवक। तो इस सोच को और आप जो स्प्रेड इसको जो बढ़ाने की, जो इस पर काम करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, और आपको बहुत सारी दुआएं, हम सब की दुआएं, जो लोग देख रहे हैं सब, क्योंकि आप हमारी उम्मीद है, आप सब हमारी उम्मीद हैं, देश का भविष्य है, देश का कर्णधार हैं। और निवेदिता, आप भी छोटी सी उम्र में, आप और स्वप्निल करीब-करीब एक उम्र के हैं, तो जिस तरह से आप लोगों ने मदद किया, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ी, और जिस सोच के साथ आप जी रही हैं, और निवेदिता, इस बात ने तो मेरे रोए खड़े कर दिए, सिहरने लग गए, जब आपने कहा कि हमारी ये आखिरी जनरेशन होनी चाहिए, ये हमारी आखिरी जनरेशन होनी चाहिए नफ़रतों को देखने वाली। उसके बाद सिर्फ प्यार हो, प्यार की दीवार ना बढ़े, नफ़रतों की दीवार खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये कटुता आगे ना बढ़े, यह अपना हमारा तुम्हारा ना रहे, सारी चीजें हमारा है, मैं और तुम की बातें खत्म हो जाएं। तो इसी के साथ बच्चों, हम बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत शुक्रिया करते हैं, और इसी के साथ काशी कला कस्तूरी के भी सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, और बहुत शुक्रिया। लीव हो जाइएगा बेटा आप लोग। थैंक यू मैम।